बीपीएससी बिहार के इस वीडियो में हम एईडीओ के क्वेश्चंस को सोर्स ट्रेस करेंगे। एईडीओ जो 3 चरण में परीक्षा हुई थी अप्रैल के अंदर 14, 17 और 20 तारीख के अंदर जनरल स्टडीज़ की, उस परीक्षा में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो के अंदर ट्रेस करेंगे इन आवर कन्वेंशनल सोर्सेज, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। तो कौन से सोर्सेज हैं जिनमें हम ये ट्रेस करेंगे? ये है ल्यूसेंट जी के, ठीक है, ये मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं। फिर एनसीईआरटीज़ 6 से लेकर के हम 12th की एनसीईआरटीज़ को यूज़ करने वाले हैं और हम घटना चक्र को भी यूज़ करने वाले हैं। हम इन 3 सोर्सेज में ट्रेस करेंगे कि कितने सवाल हैं जो बनेंगे हमारे उस पुराने एग्जाम में से, कितने क्वेश्चंस इन सोर्सेज से सॉल्व हो पा रहे हैं। एक चीज़ और बताऊंगी कि क्योंकि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 30 सवाल होते हैं 150 में से, जो कि साइंस के होते हैं। 30 में से 14 क्वेश्चंस जो हैं वो बायो के हैं, तो इसलिए हम बायो को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बायो को हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। हर पेपर में ऑलमोस्ट एक लास्ट वाला जो 3rd फेज़ वाला था, 2nd फेज़ वाले में 10 क्वेश्चन है, बाकी सब फेजेस में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे बायोलॉजी से, तो इसलिए हमको इसको ध्यान से करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यू टेक अ पेन एंड अ पेपर, हाथ पे हाथ रख करके वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर्स के नाम बताऊंगी, कौन सी क्लास की कौन सी बुक के कौन से चैप्टर्स, ठीक है। आपको उन चैप्टर्स के नाम नोट करने हैं एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 4 से 5 बार पूछे गए हैं। ये कुछ 35-38 क्वेश्चंस के अंदर, 38-40 क्वेश्चंस के अंदर 4-5 बार अगर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो दैट चैप्टर स्क्रीम्स के आप उसको पढ़े, है ना, ये आप नोट करेंगे। आई विल नॉट स्पून फीड एंड टेल एट द एंड के फलाना चैप्टर फलाना नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट यू हैव टू डू। टेक योर पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन हियर, ठीक है। वी स्टार्टिंग इट, और पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये बायो का है, मेंडल्स लॉ से है। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये 1:2:1 है। जब हम 12th की बायोलॉजी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर, उसमें आपको ये मिल जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसके बगल में ही इस लॉ को पढ़ाते हुए रेफरेंस इमेज ये वाली दी हुई होती है, और यहाँ पे ये रेशियो बताया हुआ है, ठीक है, 1:2:1 वाला। तो ये एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है। लूसेंट जी के में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है, हाँ दिया है, इमेज भी दी है, बट दे हैव नॉट रेफर्ड टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाइंग और दिस रेशियो अप्लाइंग और गिविंग अ प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जहाँ आपको ये बता नहीं रही है बुक कि ये रेशियो जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सोर्स नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट केप्ट ल्यूसेंट हियर एज सोर्स। एनसीईआरटी से ये बन रहा है, एक्सप्लिसिटली वहाँ पे मेंशन्ड है, तो और घटना चक्र से भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फ्रॉम ओनली एनसीईआरटी 12th क्लास की प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का नाम है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट B12? सी आई वोंट बी रीडिंग द क्वेश्चन क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं एंड पीपल ऑलवेज हैव कंप्लेंट अबाउट इट। यू कैन पॉज एंड रीड द क्वेश्चन, आई विल बी जस्ट टेलिंग कि कौन से सोर्सेज में ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जहाँ भी एक चीज़ और, एक्सप्लेनर वीडियोस आएंगी इनकी, जैसे आप बायोलॉजी की देख रहे हैं अभी सोर्स ट्रेसिंग, वैसे मैं बायोलॉजी की एक्सप्लेन वीडियो लाऊंगी। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे सब्जेक्ट्स की इस तरह से करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम आपके साथ सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और आप कैसे अपने ट्रिक्स लगा करके, अपना कॉमन सेंस लगा करके, अपनी नॉलेज और विट लगा करके सॉल्व कर पाओ उसको, वो सब देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो वो करने का फ़ायदा क्या रहता है? जब भी आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हो तो वो रिसेंट में हुए एग्जाम्स, चाहे वो उनके खुद के हों या किसी और कमीशन के हों, दूसरे स्टेट पीसीएस की, वो बहुत यूज़ करती है। तो पिछले बीते दिनों में जो भी एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एईडीओ बहुत चैलेंजिंग पेपर था, इसके ऊपर मीम्स बन रहे थे, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस पेपर को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसका एक्सप्लेनर वीडियो लाएंगे, आप उसमें देखिएगा, उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आज हम सिर्फ सोर्सेस ट्रेस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन पाता, कहाँ से नहीं बन पाता। चलिए ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है विटामिन B12 वाला। यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन, इट इज कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट एटम एंड कंसिस्ट ऑफ कॉरिन रिंग। तो जब हम एनसीईआरटी के अंदर ट्रेस करने चलते हैं, ये है 12th क्लास की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का हो जाना चाहिए, है कि नहीं। देखिए ये विटामिन B12 जो है इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन, ये बन गया। ये कोबाल्ट एटम का बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोबाल्ट एटम। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, और पार्ट 1 केमिस्ट्री, पार्ट 1 देयर 2 बुक्स इन केमिस्ट्री। पार्ट 1 के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर फेवरेट है बीपीएससी का, हर साल उससे क्वेश्चन होता है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, चैप्टर के एंड के समरी से पहले आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पार्ट, आप वो पार्ट ज़रूर देखेंगे। और जहाँ भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहा हो केमिस्ट्री की बुक के अंदर, उनको आपको पढ़ना है। अक्सर हमें लगता है कि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो विटामिन से रिलेटेड हैं वो बायोलॉजी के हैं, बट वो होते केमिस्ट्री के हैं।
12th क्लास की यही चैप्टर है जिसका नाम बता रही हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें अच्छे से आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ये इसका सोर्स वो रहा। उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर आप देख सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है? जब आपको पता है ये और ये ए एंड बी, व्हेन यू नो बोथ आर देयर, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप देखो उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू कहा जा रहा है, क्योंकि बी एन सी, ए एन सी, दिस कॉम्बिनेशन, व्हेन वी हैव रेड एनसीईआरटी वी नो कि ये दोनों ही बातें सही हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। सिमिलरली अगर आप ल्यूसेंट जी के पढ़ेंगे तो विटामिन B12 क्या कि साइनोकोबालामिन, तो कोबालामिन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला हुआ कि कोबाल्ट एटम इसके अंदर होता है, तो देखिए कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ए एंड बी अगेन ल्यूसेंट जीके से ही पता है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्वेबल हो जा रहा है ना। ल्यूसेंट जीके से ही बन रहा है और एनसीईआरटी से भी बन रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला सोर्स, ये रहा कोबालामिन जो है वो क्या है, विटामिन B12 है। और साथ में जब आप इसका एक्सप्लेन देखेंगे तो आपको उसमें कोबाल्ट रिंग के बारे में भी पता चलेगा। यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 इज द आंसर। तो ये घटना चक्र से बन रहा है। क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था जिससे स्टूडेंट्स थोड़े से घबरा गए थे, लेकिन इतना टफ नहीं था, ठीक है। आपको ये दोनों का अगर कंफर्म रहेगा, कॉरिन रिंग का नहीं भी पता है, तो आप ये क्वेश्चन बना सकते थे, सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस से ये बन रहा है। अगला सवाल देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, तो ऑफकोर्स इट्स आयरन। और ये हमको एनसीईआरटी में मिल गया, कौन सी क्लास की है ये भी बता देती हूँ, 11th क्लास की बायो की ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर आपको ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लूसेंट्स में ये देख, लूसेंट जीके में हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करता है। घटना चक्र अगेन इन्होंने मैच द फॉलोइंग दे करके, ये यूपीपीसीएस का पास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन तीनों सोर्सों से बन रहा है। अगला देखते हैं, ये असेंट ऑफ सैप के ऊपर क्वेश्चन है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रूट्स। तो ये एनसीईआरटी है, अगेन 64 क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है। चैप्टर है 11th क्लास की बायो है, 11th क्लास की बायो की एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करके चैप्टर, उस चैप्टर में देखिए ट्रांसपिरेशन ड्रिवन असेंट ऑफ जाइलम सैप, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट जो है वो ड्राइव करता है असेंट ऑफ सैप को। सैप इज फ्लूइड, प्लांट के अंदर जो वाटर कंटेंट, वाटर के साथ मिनरल्स वगैरह ऐड है ना, दैट इज सैप, ठीक है, लिक्विड कंटेंट। तो जाइलम सैप जो है वो असेंट होती है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, यहाँ बोल रहा है ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर रूट्स पर बढ़ाता है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि लीफ के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, रूट्स के अंदर नहीं बढ़ता ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। कैपिलरी एक्शन वगैरह इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी 11th की बायो की एनसीईआरटी से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, सॉरी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से सॉल्व हो रहा है। और घटना चक्र में इसको हमने ट्रेस किया, तो ये पार्शली सॉल्वेबल है, नॉट लाइक कंप्लीटली, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में जब एक्सप्लेन किया हुआ है तो इन्होंने मेंशन किया है, इस वाली चीज़ को समझाया है, लेकिन असेंट ऑफ सैप जो कीवर्ड है ये आपको नहीं मिल रहा, तो हम इसको पार्शली सॉल्वेबल बोलेंगे, हम काउंट नहीं करेंगे घटना चक्र में इसको, ठीक है। अगर क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम इसको काउंट नहीं करते, वी डोंट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि ग्लाइकोलिसिस, इसका सही आंसर होगा कि ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये क्वेश्चन देखिए अगेन एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बायो वाली, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। सिमिलरली आपको ये ल्यूसेंट के अंदर भी मिल जाएगा, एक सेकेंड, और ल्यूसेंट से ये यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। फिर अगेन ये घटना चक्र में भी ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी 76 क्वेश्चन के लिए आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 14, एंड दिस इज 11th की एनसीईआरटी। अगेन यू हैव टू नोट डाउन द एनसीईआरटीज नेम्स। फिर अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड बीपीएससी का एक क्वेश्चन है कि जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर जो है वो जाइलम टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये देखिए एनसीईआरटी से बन रहा है, लूसेंट से भी बन रहा है, और घटना चक्र से भी बन रहा है, तीनों से ही बन जा रहा है क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगेन ये 11th की एनसीईआरटी है और चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उस चैप्टर से नाम लिख लीजिए चैप्टर का। जस्ट सी कि कितनी बार कोई चैप्टर आ रहा है, और आपको उस चैप्टर पे जाके पढ़ना है, देयर इज़ नो चॉइस। आप यूट्यूब करके पढ़िए, आप AI यूज़ करिए, जो करना है करिए, बट पढ़िए। और जहाँ पे एकदम पल्ले ना पड़े, चलो उसको छोड़ देना है, क्योंकि अब उन चैप्टर से व्हाट दे हैव डन, ये नीट और जेई की प्रिपरेशन करने वाले जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके क्वेश्चंस उठा करके बीपीएससी यहाँ पे पूछ रही है। एनसीईआरटी से भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपको एक दो ऑप्शंस नहीं आ रहा है, आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो स्टक हो जाओगे एग्जाम में। जो साइंस के क्वेश्चन का डर बन रहा है ना बीपीएससी के अंदर, दैट इज़ नॉट
फ्रिवलस, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीरियस चीज़ नहीं है. हाँ, देर आर 10-12 क्वेश्चन यू कैन डू ईजिली, बट 10-12 डजन मेक अ गुड नंबर. आपको 20 प्लस 25 क्या राउंड करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत है. और वो मेहनत के लिए आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कहाँ पे मेहनत करनी है. ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहा है बार बार पढ़ रहा है. ठीक है, 84th क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट देख लेते हैं. इसके अंदर पूछ रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को फ्लो ट्रांसपोर्ट में बताती है. ठीक है, तो वो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस है सोर्स और सिंक के बीच में, ये बताती है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को, ये एक्सप्लेन करती है. यहाँ पे एनसीईआरटी लगाई हुई है. दिस इज 11th क्लास की. अगेन इट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फ्लोम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम के थ्रू कैसे. अभी देखिए सोर्स टू सिंक, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ देखिए ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. ये यहाँ से एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है ना. एनसीईआरटी 11th क्लास की, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, नोट डाउन द नेम ऑफ चैप्टर एंड सी द एरिया. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऊपर पूछा था, जाइलम ट्रांसपोर्ट, जाके पढ़ लो ना. अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है नहीं कर पाओगे तो अगर ये पढ़ लोगे तो उसमें से जो भी टेक्निकल चीज़ें वो तो रीड कर लिया ना आपने, है कि नहीं. एनसीईआरटी से ही हो रहा है ये. लूसेंट और घटना चक्र दे फेल हेयर, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चली गई बीपीएससी. फिर आगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये सिंगर निकलसन ने दिया था. अगेन एनसीईआरटी के अंदर इनके नाम भी मेंशन है विद द ईयर दे हैव डन देयर वर्क इन. 11th क्लास की एनसीईआरटी है. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम का चैप्टर है, उससे है. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नोट इट डाउन अगेन. अगला क्वेश्चन, अच्छा घटना चक्र से नहीं हुआ, लूसेंट से नहीं हुआ, ये कहीं पे भी सिंगर और निकलसन साहब का नाम नहीं है. उसके बाद 87th क्वेश्चन देख लो. ये वाला क्वेश्चन है मेंडल वाला. ठीक है, 3-4 इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसका आंसर ये होने वाला है. 1 गलत है, सॉरी ये नहीं आई एम सॉरी. मेंडल तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है. देयर इज दिस, हाँ दिस 2 इज रॉन्ग. ये है इसका आंसर. ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स ईच गैमेट रिसीव 2 अलील्स फॉर अ ट्रेट. नहीं, हर गैमेट जो वो एक अलील रिसीव करता है ट्रेट के लिए. और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे. और इस चैप्टर से पहले भी क्वेश्चन इसी वाले एग्जाम में पूछा हुआ है ना. 12th क्लास की बायो की बुक है और उसमें चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसी से पूछा गया. मेंडल्स लॉ उनका फेवरेट है. अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, अलट पलट के क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये रेशियो जो इन्होंने पूछा है वो भी दिया हुआ है. उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये though the parent contains 2 allele during gamete formation, the factors or allele of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the 2 factors. So this statement stands wrong and once this stands wrong आपका 2 eliminate होता है. वो सारे ऑप्शन जिसमें 2 है वो चला जाएगा. And then you know कि 1 and 3 तो करेक्ट है, हमको 4 देखना है. Law of independent assortment works only for the traits on different chromosomes. तो यहाँ पे ये mentioned है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द सेम क्रोमोसोम, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम्स. तो ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से बना पाओगे. लेकिन वहीं अगर आप लूसेंट जीके को देखते हैं, उसको रेफर करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन पार्शली सॉल्वेबल है. जैसे कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, वो मेंशन है यहाँ पे. ठीक है, रेशियो मेंशन है यहाँ पे. लेकिन बाकी जगह सी दिस यू कैन डू, दिस यू कैन डू, बट व्हेन यू नो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, ये इतना एक्सप्लेन्ड नहीं है. लूसेंट की तो कमी है, ये शॉर्ट कमी है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन्ड नहीं है. तो जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसके अंदर क्या किस तरह से एलीज जो है वो अगली जनरेशन में जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे वो ट्रांसफर हो रही है, ये इतना एक्सप्लेन्ड नहीं है. तो यहाँ पर आपकी नॉलेज की शॉर्ट कमिंग हो जाएगी, तो ये पार्शली सॉल्वेबल होगा. आप अटक जाते हो. ठीक है, अगर आपको ये और ये क्लियर हो रहा है उससे लूसेंट से, तो आप 1-3 वाला आ जाएगा. ठीक है, जिसमें भी 1 और 3 दोनों है. बट फिर आपको 4 क्लियर होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन पे आ सकते हो. तो पार्शली सॉल्वेबल है ये, अगर आइडिया होता. ये वैसे काफ़ी बेसिक चीज़ है कि गैमेट फॉर्मेशन के अंदर जो है 2 एलील्स में से एक जाता है हर पेरेंट को. हैप्लॉइड पेयर्स होते हैं ना, सॉरी हम मतलब डबल होते हैं पेयर्स हम ह्यूमंस के अंदर, और मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स का पेयर होता है. तो वो जो क्रोमोसोम्स से जब पेरेंट से गैमीट्स बनते हैं तो उन गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं आधे जाते हैं. तो अगर पढ़ा हुआ है, बैकग्राउंड है तो कर सकते थे, अदरवाइज ये पार्शली सॉल्वेबल है, इसलिए मैं काउंट ही नहीं करूँगी लूसेंट में. ठीक है, आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. टेम्परेरी पैरासाइट्स. देखिए ये क्वेश्चन अगेन एलिमिनेशन से बनेगा. कैसे कि ये वाला कहीं पे भी मेंशन नहीं है. द
पैरासाइट विच लिव्स ऑन सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, वो जो इनसाइड रहता है उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। इस पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ध्यान रखिएगा, इसको भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, इन दोनों पे पूछ चुकी है, ठीक है। फ्री लिविंग बट बिकम्स पैरासाइटिक इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में देखो आपको एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट पूरा बताया हुआ है। ये दोनों एलिमिनेट कर लोगे ना तो फिर यहाँ पे ऐसे अटक सकते हो इन दोनों में, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओनली इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस एंड विच इज ओनली फॉर फीडिंग, तो इन दोनों में ये पार्शली सॉल्वेबल कह सकते हैं, बट एनसीईआरटी को मैं इसमें नहीं काउंट करने वाली क्योंकि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बस एलिमिनेशन की स्टेज पे रहोगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि टेम्परेरी पैरासाइट्स की डेफिनेशन क्या है, ये किसी भी सोर्स से नहीं बन रहा है। पार्शली आप इससे बना सकते हैं एनसीईआरटी से, वो भी 12th क्लास की है। अच्छा चैप्टर देख लो फिर भी कि ये इनका फेवरेट चैप्टर है, इससे बार बार क्वेश्चन बनता है, इसको मैंने लगाया इसलिए ताकि आपको बता सकूँ चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको जाकर के। क्लास 12th की बायो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, आप नोट कर लीजिए नाम, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर पढ़िएगा। कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, प्रेडेशन, ये सारे जो टॉपिक्स पढ़ते रहते हो ना, वो अलग अलग टाइप के इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, वो पढ़ना है, बहुत पूछता है। उसी में आता है पैरासिटिज्म, ठीक है, फेवरेट है पैरासिटिज्म। 10th तक पढ़ते हो नहीं, अभी 12th की भी पढ़ लो, बिकॉज दे हैव आस्क्ड। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन हैं 1 से 10th में, नहीं है ना, 11 12th के क्वेश्चन खाली पूछ रखे हैं। उसके बाद आ जाओ ये 9th क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ये रसल वॉलेस साहब कि इन्होंने कंक्लूजन लगाया, ही वर्कड इंडिपेंडेंटली एंड रीच्ड अ सिमिलर कंक्लूजन टू डार्विन। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी है, यहाँ पे सेम चीज़ लाइन एज इट इज़ उठा के लगी हुई है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि मलय आर्किपेलागो पे इन्होंने जाकर के रिसर्च किया नेचुरलिस्ट से, और ये उन्हीं कंक्लूजन पे आए, ठीक है, जो कि डार्विन लेकर के आए थे। ये है आपकी 12th की चैप्टर, 12th की बुक है बायोलॉजी की, उसमें इवोल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये कि वो प्राइमरी पिगमेंट कौन सा है फोटोसिंथेसिस में, तो क्लोरोफिल ए होता है। ये 11th की बायो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसमें लिखा हुआ क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बाकी इन 2 क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं हमको किसी भी सोर्स से नहीं मिले। देखो ये भी एनसीईआरटी से ही हो रहा है, ये भी एनसीईआरटी से भी इन सभी में आप देखिए, जिनमें मैं बता नहीं रही हूँ कि जूसन जी के और घटनाचक्र मतलब वो उनसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो रहे हैं। आप 0 लगाते जाओ उन सोर्सेज के आगे। ये क्वेश्चन जो है कुछ लोग कहेंगे कि ये एनसीईआरटी सॉल्व हो रहा है क्योंकि इसमें कॉकरोच को जहाँ पढ़ाया गया है उसमें उसकी स्टेज के बारे में बताया गया है कि ठीक है वो एग होता है, लार्वा होता है, सॉरी एग, निम्फ, प्यूपा, ये तीनों स्टेजेस होते हैं, अडल्ट स्टेजेस होते हैं। लेकिन जब आप खुद में पढ़ने बैठिएगा तो कहीं पे भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के जिक्र नहीं है और कहीं पर भी ये सारे स्टेजेस इतने अच्छे से एक्सप्लेन्ड नहीं है। हाँ, किसी को नॉलेज है तो वो इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, तो उनको क्वेश्चंस को हम सोर्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से नहीं बन रहा है, ना ये घटनाचक्र और ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड फेज के क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, टोटल 14 क्वेश्चन हैं, इन 14 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन लूसेंट जीके से बन रहे हैं और 5 क्वेश्चन घटनाचक्र से। यू नोट इट डाउन, ठीक है, 12, 4 एंड 5। सेकेंड फेज देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन से लोगों का किस टाइम पे आया था, कौन पहले दिए थे और कौन बाद में दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, फेज 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सी क्लासिफिकेशन दी गई थी, तो ऑफ कोर्स दिस इज सबसे पहले लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम था, यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी में लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका, बेंथम एंड हुकर का। तो यू हैव टू नो कि बी के बाद सी आ रहा है, ये एनसीईआरटी में एक साथ है ये, ठीक है, ये एक ही पैराग्राफ है और ये नेक्स्ट पेज के अंदर वो सेम पैराग्राफ है। तो यू नो द क्रोनोलॉजी, वंस यू नो कि बी के बाद सी है, मतलब कार्लस लीनियस के बाद बेंथम और हुकर का सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम फिर नेचुरल सिस्टम, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि किसी भी कॉम्बिनेशन में ये नहीं है। तो एनसीईआरटी से बन रहा है ये क्वेश्चन, 11th क्लास की एनसीईआरटी है। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, और इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करके सेक्शन है, उसमें आपको ये पढ़ना है। सॉरी, बुक है द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट है द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है ध्यान से 11th क्लास की एनसीईआरटी से। और उसके बाद आर.एच. विटाकर का 5 यूनिट क्लासिफिकेशन, आप देखिए टाइम दिया हुआ है 1969 और ये लोग 1700s के हैं। सो दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द लास्ट वन, ठीक है, मतलब सबसे अंतिम में से होना चाहिए ये। फिर ये एपीजी सिस्टम, इट्स एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप सिस्टम, यहाँ पे देखिए इन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है, इसका
इसलिए थोड़ा सा समझने में लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो जब इतना क्लासिफिकेशन डिटेल में हो जाए कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तो ये चीज़ लास्ट में हुई थी, ठीक है। फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट की क्लासिफिकेशन बहुत लास्ट में, शुरू में तो कितने फाइलम, कितने टैक्सा, ये सब का हुआ था ना क्लासिफिकेशन। तो जीके के बेसिस पे आप ये कर सकते हो कि फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग वाला तो सबसे लास्ट में होगा, वैसे इन्होंने सारे में सबसे लास्ट में रखा हुआ है। फिर RH विटाकर का 5 kingdom क्लासिफिकेशन आता है सेकंड लास्ट, एंड दिस फॉर्म्स द ऑप्शन, जो कि एनसीईआरटी से बन जाएगा। उसके बाद आप देखो लूसेंट जीके, तो लूसेंट जीके से भी क्वेश्चन सॉल्वेबल है, क्योंकि लीनियस का सबसे पहले आपको दिया हुआ है, उसके बाद इन्होंने बेंथम एंड हुकर का भी दिया हुआ है। बुक का नाम वगैरह के लीनियस जो है वो कौन सी बुक लिखे थे, देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिर RH विटाकर की 5 kingdom क्लासिफिकेशन, इनका भी ईयर दिया हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजी से ही आ रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर है, तो आप इनको अरेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन हाउ यू हैव रेड देम, एंड कैसे क्लासिफिकेशन जैसे ही उसकी इंक्रीज हो रही है तो आपको अलग अलग ये साइंटिस्ट के नाम मिलते हैं। तो आप ये लूसेंट से भी कर सकते हो, ये आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। घटना चक्र से ये नहीं सॉल्व हो पा रहा है, ऑल्दो आप इसको पार्शली सॉल्वेबल कह सकते हो, बट कंप्लीटली नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्लस लीनियस और RH विटाकर का है, बाकी और किसी के बारे में मेंशन नहीं है। बट फिर भी स्टिल देयर सम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दोज हु स्टडी। मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, ये 10th क्लास की, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर। उसमें यहाँ पे देखिए कार्लस लीनियस के बारे में बताया कि 1707 से 78 तक कार्यरत थे, और फिर ये इस टाइम एग्जिस्ट किए थे, और फिर RH विटाकर का टाइम। तो थोड़ा सा टाइम भी जो है आपको हेल्प कर सकता है फिगर आउट करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाई हुई हैं कि आपको ये एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। तो ऊपर वाला क्वेश्चन लूसेंट और एनसीईआरटी नॉट फ्रॉम घटना चक्र। आगे का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन। इसमें ना और भी कोई सोर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होकर के क्वेश्चंस पूछे हैं। पूरा इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ने नहीं जाऊंगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू रीड इट पॉज करके। देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि आपको ये स्टेटमेंट अगर पता होती, द सेकंड वन, तो आप ये कर सकते थे। एरोबिक रेस्पिरेशन जब पढ़ रहे थे, इसमें मेंशन है ये 2 स्टेजेस, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 क्रूशल स्टेजेस, ये क्या पूछ रहा है, और इसी में ही आपको TCA साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पता चलेगा आगे जाकर के। इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे कि सिर्फ एक ही स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, ये गलत बोला हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द ओनली स्टेज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे 2 स्टेजेस यहाँ पे मेंशनड है ऑलरेडी, यू कैन सी हियर, ठीक है। पहला है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, देन देयर इज अनदर स्टेज ऑल्सो। सो ये इस वजह से दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स रॉन्ग, एंड 2 अगर आपको पता है कि गलत है तो आप ये काटेंगे, एंड देन यू आर बिटवीन 1, 3 एंड दिस, ठीक है। तो आप TCA साइकिल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बढ़िया से TCA साइकिल मेंशनड है, और यहाँ पे जो टेक्निकलिटीज पूछ रही हैं उसका सोल्यूशन आप इस 14th चैप्टर से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये कौन सा चैप्टर है, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करके चैप्टर है, 11th क्लास की बायो की बुक से। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है ये, वैसे PW के PYQs में से, टेस्ट्स में से है ये क्वेश्चन। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं वो इस कंटेंट को रेफर करते हैं, तो पता नहीं क्या हो गया BPSC दिस टाइम दे हैव रेफर्ड प्राइवेट कोचिंग के क्वेश्चंस, वो भी नीट वाले क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप पार्शली सॉल्व कर सकते हो इसको, और ये क्वेश्चन, और घटना चक्र इन लूसेंट इज नॉट एनीवेयर इन हियर। ये वाले फेज में बहुत ही अजीब से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन खुद अगेन ये नीट का क्वेश्चन है, PW का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो Z स्कीम की बात हो रही है, Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाँ आपको Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस ये मिल जाएगा, देखिए ये है ना Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, पूरा बताया हुआ है। लेकिन इसको समझ पाना और उससे के बेसिस पे ये डिड्यूस कर पाना, एज लॉन्ग एज आप नीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बड़ा टफ है, मतलब पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही है BPSC। सो दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी ये फ्लो मेंशनड नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। हाँ जो कोचिंग के लिए ये गाइड बुक्स होती होंगी, या जो भी क्या बोलते हैं उनको, जो हेल्प के लिए लोग स्टूडेंट्स जो बुक्स रखते हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स वगैरह, उनमें ये भले मेंशनड होगा, एनसीईआरटी में कहीं पे भी ये जो फ्लो है ये मेंशन नहीं है। आप Z स्कीम पढ़ो, उसके बाद आप समझ सकते हो, तो समझ के इसको बना सकते हो। ये किस चैप्टर से है, 5th क्वेश्चन जो है ये आपको 11th का चैप्टर है, एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन। लेकिन किसी भी लेमैन से सॉल्व नहीं होने वाला, एज लॉन्ग एज यू हैव रेड इट इन योर 12th क्लास और आपको याद हो अभी तक। नीट वीट की तैयारी करके आए तो आपको आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये किसी भी सोर्स से सॉल्व नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी से भी साधारण इंसान नहीं सॉल्व कर सकता है।
पर हाँ ये टॉपिक एनसीईआरटी का है, जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी में मेंशन है, अब इसको यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ो, दैट इज़ योर कॉल कि इतना मेहनत करना है कि नहीं करना है। मैं आपको खुद बता रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी भी है तो कहाँ कहाँ तक रुक जाना है, इतना टेक्निकल हो जाए तो छोड़ो इसको, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये ना 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सीव ट्यूब जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियर नहीं होता, लेकिन अब जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th की बायो की बुक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है, नाम लिख लीजिए इसका। इसमें लिखा है कि सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, तो यहाँ पे बोला न्यूक्लियस नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर यार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे बात हो रही है कि कनेक्शंस कैसे होते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शंस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत। तो इस बेसिस पे ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ये घटना चक्र से नहीं बन रहा, लूसेंट से नहीं बन रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बन रहा है। 11th की है, बुक का नाम मैंने बता दिया है, 11th की बायो है, चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर ये क्वेश्चन आप देखते हैं, ये डॉक्टर लालजी सिंह के बारे में है। लालजी सिंह का जिक्र एनसीईआरटीज में नहीं है, लेकिन ये घटना चक्र है। घटना चक्र में जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्टर लालजी सिंह का जिक्र दिखता है, इधर देख सकते हैं आप, इनको फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो थोड़ा बहुत पार्शली यू हैव एन आइडिया अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ना कि उनके रिसर्च को एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वगैरह के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। हाँ पेटर्निटी टेस्टिंग के लिए वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इफ़ यू आर समबडी हु हैव नो आइडिया अबाउट दिस, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इससे ये ओनली 2 ही है, दिस एंड दिस। फिर यू नीड टू बी नोइंग कि अगर आपको ये पता है और ये आपका कंफर्म है तो ओनली 2 से भी हो जाता है। देखिए ही इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड डीए, ऐसा नहीं है। एलेक जेफरी हैं, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को इन्वेंट किया था, ठीक है। तो जैसे ही लालजी सिंह को क्रेडिट दिया जा रहा है, आप यहाँ पे काट सकते हैं एंड यू आर श्योर अबाउट दिस। इसका हो भी सकता है करके अगर आप तुक्का वगैरह लगाना चाहें तो ओनली 2 से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र से पार्शली सॉल्वेबल है और किसी सोर्स से सॉल्व नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी से भी नहीं हो रहा है, लूसेंट से भी नहीं हो रहा है। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये यूकैरियोटिक सेल्स वाला क्वेश्चन। तो ये अगेन जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था ना, इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, कहाँ गया, रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला एक क्वेश्चन देखा था हमने, क्वेश्चन नंबर दिस एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेम इसी चैप्टर से अगेन ये क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और ये टीसीए साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ये कोई स्टेटमेंट सही है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप ये पढ़ लीजिए पॉज करके, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगेन 11th की एनसीईआरटी है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उससे सॉल्व हो रहा है बायो वाली से। आगे आते हैं ये क्वेश्चन देख के लगता है कि बायो का है, बट ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा ना कि 282 स्केलेटन जो है वो अजनाला पंजाब से निकले थे और ये किसके थे, इंडियन सोल्जर्स के थे, 1857 के सिपाही म्यूटनी वाले सोल्जर्स थे, कैसे कौन से एविडेंस से ये प्रूव होता है। तो ये जो है इनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप से प्रूव होता है, स्ट्रोंटियम आइसोटोप रेशियोज से प्रूव होता है, जिससे पता चलता है कि ये गैंगेटिक प्लेन की ओरिजिन रखते थे। तो ये ना इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, 6 फरवरी की खबर है 2026 की, फरवरी 2026 में, मतलब ये फर्स्ट वीक में न्यूज़ में रहा था। यहाँ देख सकते हैं अजनाला अमृतसर पंजाब, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू सी दिस। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हो, ठीक है, आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आंसर करने हैं, आप देख लीजिए। कहीं से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, जस्ट जोकिंग, द फ्यू क्वेश्चंस लाइक दिस बट सॉल्वेबल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। ये वाला कहीं से सॉल्व नहीं हो रहा, करंट का है। आगे देखते हैं स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है। तो ऑफ कोर्स स्वीटेस्ट शुगर जो है वो है फ्रक्टोस, फ्रूट्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये बीपीएससी का PYQ है, हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। घटना चक्र से सॉल्व हो रहा है और किसी सोर्स से सॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ घटना चक्र, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, ये सॉल्व नहीं हो रहे किसी भी सोर्स से। फेज 2 की ये क्वेश्चन हैं कि रियलाइज्ड नीश क्या होता है। नीश, ठीक है, रियलाइज्ड नीश के बारे में कहीं पे भी नहीं बताया हुआ है। ऑल्दो रियलाइज्ड नीश जो है वो एक्चुअली लाइफ पैटर्न है दैट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली अज्यूम्स। अब ये PW के क्वेश्चन से है, फिजिक्स वाला जो टेस्ट वगैरह लेते हैं अपना, उनके क्वेश्चन, ये भी उन्हीं के क्वेश्चन से है। तो ये एनसीईआरटी वगैरह से नहीं हो रहा है। आप गाइड बुक वगैरह पढ़ते हो, अभी क्यों पढ़ोगे जब आपका नहीं है कोई एग्जाम। तो ये गाइड बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे हम थर्ड फेज का क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है, ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। फेज 3 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, जो लास्ट ये क्वेश्चन था
फेज़ 2 में टोटल क्वेश्चन 10 थे, जिसमें से 5 एनसीईआरटी से बन रहे हैं, एक बन रहा है लूसेंट से और एक घटना चक्र से। जी हाँ, ये है रेशियो, 5 एनसीईआरटी 10 में से। उसके बाद आ जाइए थर्ड फेज़ में, ये सुसाइडल बैग्स किनको कहते हैं, लाइसोसोम्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल टाइम बीपीएससी ने पूछा हुआ है, उनका पीवाईक्यू है। ये घटना चक्र से भी बन रहा है, ये लूसेंट जीके से भी बन रहा है, सुसाइडल बैग्स, ये आपके एनसीईआरटी से बन रहा है। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? 9th क्लास की एनसीईआरटी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करके चैप्टर है, उसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी में लिख लीजिए चैप्टर का नाम, चैप्टर के नाम आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद आइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपकी एनसीईआरटी है 11th क्लास की, बायो की नाम है एक्सक्यूज मी, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में मेंशन है कि ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, सो यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर। उसके बाद लूसेंट, लॉन्गेस्ट ट्री, आंखों को क्या हो गया है मेरी, लॉन्गेस्ट ट्री सिकोया जाइगैंटियम, फाइन। सो हियर वी हैव 2 टेबल्स हैं, मतलब एक टेबल है और एक तो ऐसे टेक्स्ट वे में उन्होंने समझाया हुआ है, लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। सो ये क्वेश्चन घटना चक्र से नहीं हो रहा, बट लूसेंट से हो रहा है और एनसीईआरटी से हो रहा है। एनसीईआरटी कौन सी बताइए? 11th की बायो है, प्लांट किंगडम चैप्टर का नाम है। उसके आगे क्या है, 91 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ना मिक्स क्वेश्चन है, हिस्ट्री का और साइंस का मिक्स, ये आपको अलग ही लेवल पे चेक कर रहे हैं, रीजनिंग चेक कर रहे हैं आपकी। प्लांट्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद colonial ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हैव बीन लिंक्ड टू सम रिवॉल्ट्स ऑन इंडियन सॉइल। चूज द वन दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। सो यहाँ पे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स इनका रेफरेंस है महात्मा गांधी जी, और उन्होंने इंडिगो रिवॉल्ट, जो चंपारण की क्रांति थी, नील की खेती के जो किसान थे उसके विरुद्ध, प्लांटर्स के विरुद्ध था, सॉरी, किसानों के हित में प्लांटर्स के विरुद्ध। तो ये इंडिगो की बात हो रही है। इंडिगो का जो साइंटिफिक नेम है डाइका इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया है। सो ये आपको एनसीईआरटी में मिल रहा है, डाई का नाम, साइंटिफिक नाम इंडिगोफेरा। अगर आप रिकॉल कर पाते गांधी जी को तो ये बन सकता था, बट ये एज इट इज़ ये क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी से नहीं है। बट हाँ, ये इंडिगोफेरा जो नाम है ये एनसीईआरटी में है, और ये 11th की बुक है जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नाम का चैप्टर है, उसमें यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो जब भी आप किसी भी स्पीशी का साइंटिफिक नेम देखते हो तो यूं मत गुजर जाना, अगर वो स्पीशी आपको कहीं भी थोड़ी इंपॉर्टेंट लगे तो उसका नाम देख लेना, ठीक है। जैसे इंडिगोफेरा वर्क्ड हियर, थोड़ा सा हिंट भी लग जाता तो काम बन जाता। फिर आते हैं हम, और कोई सोर्स से नहीं बन रहा है, ठीक है, लूसेंट वूसेंट जीसी घटना चक्र किसी से नहीं बन रहा, सिर्फ एनसीईआरटी। उसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें ना ये देखिए, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग को भी कहते हैं, बट एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ पंचानन माहेश्वरी का ही नाम मेंशन है, विलियम रॉक्सबर्ग नहीं है, तो ये कहीं से भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर बीपीएससी पंचानन माहेश्वरी को मानती तो ये हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुत गाथा गाई हुई है कि इन्होंने इंडियन बॉटनी में अपने बहुत अच्छे योगदान दिए हैं। तो पंचानन माहेश्वरी अगर है तो फिर ये एनसीईआरटी से बन रही है। कौन सी एनसीईआरटी है? 12th की बायो की एनसीईआरटी है, रिप्रोडक्शन यूनिट है, उसके इंट्रोडक्शन में इनके बारे में मेंशन है, और इसका वैसे आंसर विलियम रॉक्सबर्ग है। तो दिस इज नॉट सॉल्वेबल फ्रॉम एनी सोर्स। इनके बारे में चर्चा न एनसीईआरटी में है, न लूसेंट में है, न घटना चक्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, दिस इज के वो कौन सा फिनोमेना है जिससे पूरे ऑर्गेनिज्म को आप रिप्रोड्यूस, होल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल कैन बी रिप्रोड्यूस बाय प्रोवाइडिंग अ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। तो ये होती टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का यहाँ पे आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, लूसेंट के देख सकते हैं, दोनों में मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन दोनों से बन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है? यू नीड टू नोट द चैप्टर। ये 12th की है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन नाम से चैप्टर है, नाम लिखिए चैप्टर का, 12th में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर अगला क्वेश्चन कि जूनोटिक डिसीजेस का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। तो ये ना एक ऐसी डिजीज़ है जो कि वर्टिब्रेट एनिमल्स और ह्यूमंस से शेयर करते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी नहीं है, WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जूनोटिक डिसीज़ का ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, इन्फेक्शंस नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन पीपल एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स, है ना मेंशन्ड, ये रहा, ये जूनोसिस आर डिफाइंड एज। तो ये एनसीईआरटी नहीं है, किसी भी एनसीईआरटी, लूसेंट जी के घटना चक्र कहीं से नहीं, ये आपको WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, ऐसे पूछ रहे क्वेश्चन जो है, ये टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो मीडिएट होती है IgE से। यहाँ पे देखिए एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स IgE टाइप। अब 1 सेकेंड, हाँ IgE टाइप। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो यहाँ पे कहीं भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या इमीडिएट रिस्पॉन्स का नाम नहीं लिखा हुआ है, बस एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। तो आपका बैकग्राउंड है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है करना, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, इसको पार्शली सॉल्वेबल बोलेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो पैराग्राफ है जहाँ से क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर इसके नीचे जो भी कंटेंट है, इससे पहले क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है,
IgE से पूछ चुकी है, अभी पूछा IgG से पूछ चुकी है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इनका फेवरेट है। टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स इनके फेवरेट हैं। ये उसी चैप्टर से है, 12th की बायोलॉजी की बुक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वो जाके पढ़ लो जहाँ पे ये तुमको दिख रहा है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की चर्चा उस वाले पैराग्राफ को, उसके आगे पीछे के 1-2 पैराग्राफ्स को बढ़िया से पढ़ लो, उससे बार बार क्वेश्चन आता है। बीपीएससी के कुछ सर्टन फेवरेट एरियाज हैं, उससे वो शुरू के सालों में आसानी से सवाल पूछती थी, 6ठी से लेकर 10वीं की एनसीईआरटी से। अब ये थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको स्मार्ट पढ़ना है, आप नहीं हाथ से बाहर जाने देंगे उन चीज़ों का। आप टॉपिक सर्च करके पढ़ लेंगे, अलग से अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे अपनी, ठीक है। वो ज़रूरी है, पूरा का पूरा वैसे पिटारा लेके नहीं बैठना है। ये चैप्टर पढ़ना है 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। कहीं से नहीं बन रहा, सिर्फ एनसीईआरटी से बन रहा है वो क्वेश्चन, लूसेंट भी नहीं, घटाचक्र भी नहीं। फिर ये देखिए, इसमें से कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, तो प्योरिटी ऑफ गेमीट्स करके कोई लॉ नहीं होता है, कहाँ से लेकर आ गया, ठीक है। ये तीनों लॉज हैं, तो ये रहा आपका एनसीईआरटी, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों मेंशन है। लूसेंट जी की भी परफॉर्मिंग वेल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक और है लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट्स। ये प्योरिटी ऑफ गेम्स नहीं, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट्स है चौथा वाला, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, तो घटना चक्र से भी बन रहा है, एनसीईआरटी से भी बन रहा है, लूसेंट जी के से भी बन रहा है, सब जगह से क्वेश्चन बन रहा है। मेंडल्स लॉ फेवरेट आपने देखा होगा, इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन थे। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, चैप्टर कौन सा है, 12th की बायो की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाउ नोट कीजिए चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं इस पूरी वीडियो के अंदर, नोट करिए चैप्टर का नाम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 12th की बायो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल जो है वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया है। इसमें जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, वो कैसे रन करते हैं, वो एंटी पैरेलल रन करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमको सिर्फ एनसीईआरटी में मिलती है कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, एक स्ट्रैंड 5:3 होता है, तो दूसरा 3:5 के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी से बन रहा है, लूसेंट में भी नहीं है और घटना चक्र में भी नहीं है। 1 सेकेंड, ओके, हाँ नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज हु पॉपुलराइज्ड ड्रोसोफिला एज अ जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो थॉमस हंट मॉर्गन थे, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर स्टडी की है और ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। ये देखिए, थॉमस हंट साहब का नाम है, टीएच मॉर्गन, बहुत बड़े बॉटनिस्ट, ठीक है। आप इनको पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। ये कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 12th क्लास की। अभी ऊपर भी बताया मैंने चैप्टर का नाम, आप देख लो कितनी बार इस वीडियो के अंदर मैंने बोला है। आप बस नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी चैप्टर का नाम देखिए, जिसके 4 से 5 हो रहे हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, या तो यूट्यूब पर जाके कोई लेक्चर देख लो, किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, नीट वाले टीचर का देख लो, उन लोग का बेटर पढ़ाया हुआ होता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बायो के बारे में बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, घटना चक्र के अंदर भी इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है, इसको डिस्कस किया गया, बनाया गया, डिस्कस किया गया टीएच मॉर्गन के बारे में। लूसेंट में नहीं मिला ये क्वेश्चन। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेट दैट इंक्रीजेज इन ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल। इसको क्या बोलते हैं, इसको अडेप्टेशन बोलते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल रहा है, 6th क्लास की एनसीईआरटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो पूरे के पूरे सोर्स ट्रेसिंग में मेरे को बस ये 2 क्वेश्चन, एक 9th की एनसीईआरटी से बन रहा है, एक 6th की एनसीईआरटी से, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन 11th 12th से बन रहे हैं। ये देखो, अडेप्टेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है और ये एनसीईआरटी से बन रहा है। उसके अलावा ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये किसी भी सोर्स से नहीं बन रहे। अब देखिए, स्टडी ऑफ एलियन लाइफ, जूलॉजी आप लोग को पता है कि एनिमल की स्टडी को कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी आपको पता है, ठीक है। ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जब केमिस्ट्री पढ़ी जाए, बायोकेमिस्ट्री। तो आप अगर लूसेंट की ग्लॉसरी देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। जेनोबायोलॉजी, एक्चुअली यही आंसर है कि स्टडी ऑफ एलियन लाइफ इज जेनोबायोलॉजी, लेकिन आप इन दोनों को एलिमिनेट करके आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन है। क्या पता अगर इसका मतलब कुछ और हुआ तो आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन को नहीं बना सकते। वैसे अगर आप एलिमिनेट करने चलते तो आप इसको एनसीईआरटी और लूसेंट से बना सकते हो, बट ये ऑप्शन की वजह से एलिमिनेशन वोंट वर्क, बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमें जब नॉलेज नहीं होती तो बहुत ज़्यादा गेसिंग करने से भी डरते हैं लोग, बट इफ इट वॉज अ चांस कि आपको इन दोनों में से गेस करना है तो आप ये गेस कर सकते थे, ठीक है। स्टडी ऑफ एलियन लाइफ को जेनोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसका है डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे प्रोकैरियोट्स के अंदर, बट ये लाइंस एज इट इज़ नहीं मेंशन्ड है कि आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पर डीएनए पॉलीमरेज 1 से होता है ये चीज़। सिमिलरली कि वो जो एक्सप्लोजिव सीड पॉड्स रिलीज कौन से प्लांट के अंदर होते हैं, दूर दूर तक जो है वो पॉलन्स उनके चले जाते हैं इसकी वजह से, तो दिस इज एम्पेटियंस प्लांट। ये भी कहीं मेंशन नहीं मिला किसी भी सोर्स के अंदर नहीं। तो यहाँ से वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो।
और इस वाले थर्ड फेज के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन लूसेंट से, 3 क्वेश्चन घटना चक्र से। सो अगर हम इन टोटल देखें जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं हमने, 38 सवाल हैं, 14 दो पेपर में, एक में 10, 38 सवाल हो गए। उसमें से 24 आप एनसीईआरटी से बना सकते हो, 9 आप लूसेंट जीके से बना सकते हो और 8 आप घटना चक्र से। अब इसके आगे का काम आपका है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने चैप्टरों के नाम बताए हैं। आपको उन चैप्टरों के नाम देखने हैं जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए। 1-2 बार वाला को स्किप करो, टाइम नहीं बचा है अब, लेकिन जो भी 3-4 बार है उसका यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, अगर खुद नहीं पढ़े हो तो। अगर बैकग्राउंड है तो गो इन स्टडी, रिवाइज योर बुक्स, फाइन। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं इसको और लंबा नहीं लेके जाऊँगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लॉन्ग, क्वेश्चन भी काफ़ी सारे थे। सो वी डन हियर एंड हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आप कैसे दिमाग लगा करके, अगर आपको एलिमिनेशन यूज़ करना है या फिर कोई भी ट्रिक यूज़ करनी है तो कैसे आप कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व। हम एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।